गुड आफ्टरनून भाई। अभी तक हमने क्या किया है, 3 टॉपिक क्या है कंप्लीट कर लिए हैं। कौन कौन से? और आद्य ऐतिहासिक, हड़प्पा सभ्यता। इनका हमने क्या कर लिया, एक रिवीजन टेस्ट भी कर लिया अभी। ठीक है, कल हमारी क्लास रही थी भी, जो लाइव चली थी। ठीक है, उसमें क्या था, जो 50 क्वेश्चन तो वो थे जो हमने, जो हमारा टेस्ट था वो, उसके बाद में 30-35 क्वेश्चन ऐसे भी थे जो क्या है, अलग अलग एग्जाम में जो आए हैं उनको ऐड करके दिया गया था। तो आप वो देख लेना भी, वो 30 क्वेश्चन भी क्या है, अच्छे हैं और बढ़िया लेवल के हैं भाई। ठीक है, अब क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि शुरुआत हमने कहां से की थी, पाषाण काल से। ठीक है, पाषाण काल हमने क्या किया, पूरा कंप्लीट किया। जैसे ही पाषाण काल खत्म हुआ, हमने क्या शुरू किया, ताम्र पाषाण की जो कृषक सभ्यताएं थी या संस्कृतियां थी उनके बारे में पढ़ा। ठीक है, फिर उसके बाद हड़प्पा सभ्यता के बारे में। ये 3 टॉपिक हमारे क्या हो गए हैं, कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, तो और इसमें क्या ध्यान में रखना आपने भी, जो ये सारा है ये हमने किसके आधार पर पढ़ा है, केवल पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पे। किसके आधार पे? पुरातात्विक साक्ष्य। कौन से होते हैं पुरातात्विक साक्ष्य? कोई बर्तन हो गया, पत्थर हो गए, औजार हो गया। ठीक है, उन चीजों के आधार पे हमने क्या किया है, या मोहरे वगैरह होगी, उसके आधार पे हमने क्या किया, पूरा ये अब तक इतिहास पढ़ा है। अब क्या होगा, जो अब इतिहास हम पढ़ेंगे उसको कहेंगे हम कौन सा इतिहास? साहित्यिक अवशेष के आधार पे पढ़ेंगे इस इतिहास को। इसको हम कहते क्या है, ऐतिहासिक इतिहास। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया सभी को भी, हमने शुरुआत कहां से की थी और अब हम कहां पर पहुंच गए हैं। ठीक है, तो बात करते हैं हम किसकी। सबसे पहले अब अगर हमें भारत के अंदर कोई भी ऐसा अवशेष जो मिला है सबसे पहले, जिसकी जानकारी हमें पता है और जिसको हमने पढ़ लिया है, तो वो कौन सी है, वैदिक सभ्यता। यहां से शुरुआत होती है किसकी भाई, लिपि की जानकारी की भाई। जो ये लिपि इसमें लिखी हुई है उसकी सारी की जानकारी हमें प्राप्त है। ठीक है, यहां से तो क्या होगा, स्टार्ट होगा, फिर वो साहित्यिक अवशेष भी मिलेंगे हमें यहाँ पे। ठीक है, तो ध्यान में क्या रखना है, इससे पहले सारा इतिहास कैसे रहेगा, पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर रहेगा। और कौन कौन सा इतिहास, प्राक और आद्य। ठीक है, 2 पोर्शन हमने कर लिए। प्राचीन इतिहास का ये अंतिम है। इसके बाद क्या स्टार्ट हो जाएगा, जैसे हम पूरे प्राचीन इतिहास की बात करेंगे तो इसको पढ़ने के बाद क्या शुरू होगा, मध्यकालीन भारत। ठीक है, सबसे पहले भाई वैदिक सभ्यता। ठीक है, क्या है, नाम क्या है इसका, वैदिक सभ्यता। समय काल क्या रहेगा, 1500 से 600 बीसी, मतलब बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व। ठीक है, वैदिक सभ्यता की शुरुआत कहां से मानी जाती है, 1500 से भाई। ठीक है, मैंने आपको लिखवाया था भाई, जो काल है कौन सा, हड़प्पा सभ्यता का जो काल है उसका जो अंतिम बिंदु था वो कहां पे था, 1750। ठीक है, और ये कितना है, ठीक है। अब इसके बीच में जो 250 वर्ष हैं, ठीक है, इसके बारे में हमें बहुत कम जानकारी है भी। ये 250 वर्ष, इस 250 वर्ष में क्या रहा, क्योंकि अभी तक हमें ऐसे कोई अवशेष मिले नहीं है। कुछ एक अवशेष मिल रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर क्या है, हमारा ऐसा कोई शोध हुआ नहीं है कि वो एग्जैक्ट हम उसको कह सकें भी यहाँ पे इनके बीच में कोई ऐसा
मध्यस्थ या ऐसी कोई सभ्यता रही होगी जो इन दोनों को क्या करती हो, आपस में जोड़ती हो। साथ में रही है पैरेलल, इसके बाद भी रही है, लेकिन दोनों के साथ किसी का भी संबंध नहीं रहा है। ऐसी कोई सभ्यता होगी जो किससे जुड़ी हो, हड़प्पा से जुड़ी हो। उसी वक्त क्या होता है, ऐसी कोई सभ्यता हो जो क्या हो, वैदिक सभ्यता से भी जुड़ी हुई हो, लेकिन ये कन्फर्म नहीं है भाई ऐसी कोई सभ्यता जो दोनों से जुड़ी हुई हो। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा था हड़प्पा के अंदर भी, हड़प्पा के जैसे प्रमुख शहर थे वो जब खत्म हो गए उसके बाद भी क्या थी, कई जगह पे क्या थी, हड़प्पा सभ्यता चल रही थी। उत्तर हड़प्पा में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो ऐसे अवशेष बीच में नहीं मिले हैं कुछ भी जिनसे हम श्योर कह सकें इस चीज को भाई ये इनके बीच का गैप है, ये क्यों नहीं भरा गया भाई। ठीक है, तो ये 250 वर्ष का गैप रहेगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अच्छा, अब देखो समय हमने क्या किया, बिल्कुल फिक्स 1500 से 600। क्यों किया हमने, क्योंकि हमें इसकी लिखित जानकारी है, लिखा हुआ है ये सारा कुछ भी इस वक्त ऐसा रहा होगा। ठीक है, तो 1500 से 600 अब क्या है भी, जो कांस्य युग था, क्या था, कांस्य युग। कौन सा होता है कांस्य युग भी, हमने पढ़ा है हड़प्पा सभ्यता। कौन सी सभ्यता, हड़प्पा। ये क्या है, कांस्य युगीन। ठीक है, और लोह युग, जो वैदिक सभ्यता है वो कौन सी है, प्रारंभिक लोह युग है भी। क्या है, प्रारंभिक लोह युग भी। कांस्य तक कहां पहुंच गए, लोहे की शुरुआत हो चुकी है। और दूसरी बात ध्यान में क्या रखनी है, प्रथम शहरीकरण कब हुआ था। अपन भारत की बात करें तो जो हड़प्पा सभ्यता है वो सभ्यता कैसी थी भाई, शहरी या नगरीय सभ्यता। भारत में पूछा जाए आपसे पहली शहरी या नगरीय सभ्यता कौन सी थी, तो वो कौन सी थी, हड़प्पा। ठीक है, इसके बाद में जैसे दूसरा शहरीकरण होगा उसके बीच का जो पूरा, ठीक है, दूसरा शहरीकरण जब होगा उसके बीच का पीरियड क्या रहेगा, वैदिक सभ्यता रहेगी। ठीक है, दूसरा शहरीकरण कब होगा, जब बौद्ध और जैन धर्म के वक्त मौर्य साम्राज्य बहुत फेमस हो जाएगा, तब क्या होंगे, बड़े बड़े नगर बनने शुरू होंगे भी, तब क्या होगा, दूसरा शहरीकरण। ठीक है, वो टाइम पीरियड भी 600 BC के आसपास रहेगा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो गैप है वो क्या रहेगा, वैदिक सभ्यता। अब बात आती है किसकी भाई, नामकरण की। ठीक है, क्या बात आती है, नामकरण की। नाम कैसे रखा गया अब इसका, इस सभ्यता का नामकरण है, हाँ, इनकी जानकारी हमें कहां से मिलती है, वेदों से। कहां से मिलती हैं, वेदों से। वेद कितने हैं, 4। इन वेदों के अंदर जो जानकारी है, जिस समाज की जानकारी है, जिस समाज के बारे में जानकारी है, वो सारी क्या कहलाती है, वैदिक सभ्यता। और इन्हीं वेदों के आधार पे हमने क्या किया, इसका बंटवारा भी, विभाजन भी कर रखा है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो सभ्यता का नामकरण किससे हुआ है, वेदों के आधार पे। वेद का मतलब क्या होता है भाई, ठीक है, एक धातु होती है संस्कृत में विद, विद से क्या बना है, वेद। ठीक है, आपने देखा होगा जब 7th 8th या 10th में पढ़ते थे, जब धातुएं आती थी, लिख धातु, कथ धातु, ऐसे संस्कृत में हम उसको पूरे को पढ़ते थे। उसी तरीके से क्या है, संस्कृत का शब्द है विद, उससे क्या बने हैं, वेद। और विद का मतलब क्या होता है, जानने वाला।
विद का मतलब क्या होता है? जानने वाला, भाई जो जानता हो। ठीक है, अच्छा अब ये बताओ, वेद लिखे गए थे स्टार्टिंग में? शुरू में ये लिखे नहीं गए थे। स्टार्टिंग में क्या था? आपस में क्या था? जब बोलचाल के व्यवहार पे चीजें चलती थी। गुरुकुल के अंदर जो शिक्षक होते थे वो क्या, छात्रों को बैठाकर उनको क्या करते थे, चीजें कंठस्थ करवाते थे, याद करवाते थे, और वो ही क्या धीरे धीरे आगे आगे से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चल रही। जैसे ही लेखन का ज्ञान होगा आगे, तब क्या होगा, इनका लेखन शुरू हो जाएगा अभी। ठीक है, तो पता चल गया। ठीक है, किसके आधार पर नामकरण हुआ है? वेद के आधार पे। ठीक है, विभाजन हम करते हैं, इसका क्या करते हैं? विभाजन। विभाजन कैसे भाई? इस वैदिक सभ्यता है, क्या है? वैदिक सभ्यता। इसके कितने भाग हैं? दो भाग हैं। कितने भाग हैं? दो। कौन कौन से? हाँ, एक तो है ऋग्वैदिक काल। कौन सा काल है भाई? और दूसरा, और ये बंटवारा भी हमने किस आधार पे किया है भाई? वेदों के आधार पे। ठीक है, पहला ऋग्वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। ठीक है, ऋग्वैदिक काल कौन सा काल होगा? वो काल जिस वक्त ऋग्वेद की जानकारी मिली है। ठीक है, भी जिस टाइम पीरियड के अंदर ऋग्वेद के बारे में जानकारियां मिली है, भी उस वक्त में समाज कैसा था, वो सारा कुछ किस में रहेगा? ऋग्वैदिक काल में। इसका समय काल क्या रहेगा अभी? 1500 से 1000 ईसा पूर्व। ठीक है, और उत्तर वैदिक काल में बाकी जितना जो बच गए तीनों वेद, वो जो लिखे गए उस टाइम पीरियड में क्या होगा? उस टाइम पीरियड को हम क्या बोलेंगे? उत्तर वैदिक काल। तो उसका समय पीरियड क्या रहेगा अभी? 1000 से 600 ईसा पूर्व। ठीक है, तो अब समझ में आ गया आपको इसका विभाजन कैसे किया गया है? ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। जब ऋग्वेद के बारे समय पे जो चीजें हुई वो ऋग्वैदिक काल, और जैसे ही दूसरे लिखे गए ग्रंथ उनमें क्या होगा? उत्तर वैदिक काल। मैंने आपको बताया था ऐसी कोई घटना घटेगी जिसकी वजह से क्या होगा, एक काल दूसरे काल से अलग हो जाएगा। ये हमने पाषाण काल में पढ़ा था। पत्थर के औजार थे, बड़े पत्थर यूज, जैसे ही छोटे पत्थर यूज होने लगे चेंज हो गया। हमने क्या किया? उसको मध्य पाषाण बोल दिया। ठीक है, और जैसे ही मध्य पाषाण से थोड़े और डेवलप हुए तकनीक, पत्थर से औजार और अच्छे बनने लगे, तो किस में चले गए हम? नव पाषाण काल में। ऐसे ही इसमें था भी ऋग्वैदिक काल के अंदर क्या था भाई? समाज बहुत ठीक था, महिलाओं की दशा अच्छी थी, शिक्षा के मामले में, ठीक है, जाति वर्ण के मामले में ऋग्वेद जो का काल है वो समाज अच्छा था। जैसे उसमें कुरीतियां आनी शुरू हुई, क्या बना दिया हमने? उत्तर वैदिक काल। तो डिफरेंस क्या रहेगा भी? समाज में अंतर आ गया। ठीक है, ऋग्वैदिक काल का समाज और उत्तर वैदिक काल का समाज क्या रहेगा? अलग रहेगा। इस वजह से क्या किया हमने? इसका विभाजन किया है। ठीक है, यहां तक किसी कुछ पूछना हो? ठीक है, आगे चले। अब बात आती है स्रोत की। किसकी बात है? भी कोई भी चीज है उसको अगर हमें देखना है, उसके बारे में जानना है, तो हमें क्या, हमारे पास क्या होने चाहिए भाई? स्रोत होने चाहिए किसी चीज के बारे में। ठीक है, स्रोत कितने प्रकार के होंगे? किसी भी चीज को अगर हमें जानना है उसके लिए दो स्रोत यूज करते हैं हम। कौन से स्रोत? दो। एक तो क्या होगा हमारे पास? कौन से साक्ष्य होंगे? पुरातात्विक हो, या फिर क्या हो, उसके लिखित साक्ष्य हमारे पास हो। ठीक है, दो हो गए, एक तो पुरातात्विक, दूसरा साहित्यिक। ठीक है, इसमें क्या रहेगा प्रमुख? क्योंकि ज्यादातर चीजें हमें क्या मिली है? लिखी हुई मिली है, तो हम ज्यादातर चीजें किस पे
देखेंगे साहित्यिक अवशेष हैं, उसके आधार पर हम क्या करेंगे, चीजों को देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले जानकारी कहां से मिलती है, ऋग्वेद से। वैदिक सभ्यता की जानकारी है वो सबसे पहले हमें कहां से मिलती है, ऋग्वेद से। और ऋग्वेद से पता चलता है भी ये सभ्यता कैसी रही होगी, ग्रामीण सभ्यता रही होगी। कैसी सभ्यता रही होगी, ग्रामीण। जैसे हम ऋग्वेद के बारे में पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा ऋग्वेद में क्या क्या चीजें ऋग्वेद के अंदर हैं, जो चीजें याद रखनी है वो। ठीक है, अभी ज्यादा वो नहीं करना आपने, बस इतना ध्यान में रखना है भी समाज है इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है, ऋग्वेद से। दूसरा क्या है, जेंद अवेस्ता। ठीक है, ये एक क्या है भी, ईरानी बुक है, ईरान के अंदर लिखी गई है, जेंद अवेस्ता। ठीक है, 14वीं शताब्दी के लगभग, एग्जैक्ट आपको ध्यान में नहीं रखना इसका। ठीक है, भी कोई पूछ ले आपसे भी 1400 कितना, तो ऐसी कोई जानकारी नहीं है, बस ये पता है भी 14वीं शताब्दी। अच्छा ये बता 14वीं शताब्दी में कौन सा पीरियड लेंगे हम, 1300 से 1399। फिर 14वीं कैसे होगी, 1300 तक रुक के आप 14वीं तक पहुंचे नहीं, 1400 से 1499। चलो ठीक है, चलो ये कंफ्यूजन आपका ही दूर करते हैं अभी। 14वीं शताब्दी क्या रहेगी, 14वीं शताब्दी का मतलब है 1301 से 1400 तक। 14वीं शताब्दी कंप्लीट तभी होगी भी पूरा 1400 आएगा ये। अब यहां पे 1300 आ गया, इसका क्या मतलब है भी 1201 से 1300 तक, ये रहेगी 13वीं शताब्दी। ठीक है, आ गया समझ में। अब जैसे कोई कहे आपसे भी 19वीं शताब्दी, तो इसका मतलब क्या है 1801 से पूरा 1900 तक। ठीक है, तो ये बुक लिखी गई जेंद अवेस्ता। इसके अंदर क्या है भाई, ऐसा रहा है भी जैसे शब्द ऋग्वेद के अंदर है उनमें से कुछ मिलते जुलते कहां पे हैं, जेंद अवेस्ता में है। जिन देवताओं का जिक्र जेंद अवेस्ता में है उन जैसे ही मिलते जुलते शब्द कहां मिले हैं, ऋग्वेद में मिले हैं। इसलिए कहा गया है भी जो साहित्यिक जानकारी है वैदिक सभ्यता की वो कहां पर मिलती है, जेंद अवेस्ता के साथ ऋग्वेद में। तो आपने ध्यान में रखना है भी लिखित जानकारी कहां कहां है वैदिक सभ्यता की, एक तो ऋग्वेद के अंदर और दूसरा जेंद अवेस्ता कहां पे है, ये कहां की है, ईरानी। ठीक है, फिर बात आती है अभिलेख की भी। क्या अभिलेख, अभिलेख का मैंने बता रखा है क्या होते हैं अभिलेख, क्या, तो हाँ सही है भाई। ठीक है, तो एक जगह है बोगजखोई, क्या है, बोगजखोई। एक है अनातोलिया, जब आप ज्योग्राफी पढ़ोगे तब आएगा एक अनातोलिया का पठार, उसके बारे में देखना भी। ठीक है, बोगजखोई अभिलेख, और एक है हत्ती अभिलेख। ठीक है, दो तो ये हैं, इसके अलावा दो और हैं। ठीक है, इसका ध्यान में रखना भी इन अभिलेखों के अंदर, और ये मिले कहां से हैं अभी आपको, एशियाई माइनर से। कहां से मिले हैं, क्या है भी एशियाई माइनर, पता है किसी को, नहीं पता, पहले सुना हो कोई नाम, गांव में तो सुना होगा माइनर है, सुना होगा। क्या किस तरीके से कहते हैं भाई माइनर है, ऐसी ऐसा नाला जो नाली से बड़ा हो और नहर से क्या हो छोटा, उसको आप क्या बोलते हैं, माइनर बोल देते हैं अपनी भाषा में। और वैसे माइनर का मतलब छोटा, क्या होता है, छोटा। ठीक है, इसका क्या मतलब है एशियाई माइनर का, भी हम बात करें विश्व के बारे में, थोड़ा मैं आपको मैप से बताता हूं हल्का सा, फिर समझ में आ जाएगा जल्दी आपको।
ये हो गया हमारा एशिया, ठीक है, और ये क्या है, यूरोप, ठीक है। इन दोनों को कौन सी पर्वत श्रेणी अलग करती है, यूराल। कौन सी, यूराल। यहां पे क्या है, एक पर्वत श्रेणी है जिसका नाम क्या है, यूराल पर्वत, ठीक है। और ये भी ध्यान में रखना है, 6000 ईसा पूर्व के आसपास इसी जगह से क्या मिले हैं, घोड़े के सबसे पुराने अवशेष। इससे पहले का घोड़े का कोई अवशेष नहीं मिला हमें। कहां से, यूराल से, सबसे प्राचीन भाई, लगभग भी कहा जाता है भी शुरुआत में सबसे पहले अगर किसी ने घोड़ों को पालना या पालतू बनाया तो कौन लोग थे, जो यूराल पर्वत के आसपास जो लोग रहते थे वो लोग, ठीक है। तो ये जो इलाका है एशिया वाला और यूरोप के बीच का जो इलाका है, इसको अपन क्या बोलते हैं, एशियाई माइनर, ठीक है। अफगानिस्तान, इराक, ईरान वाला जो इलाका है वो इसको क्या कहते हैं अपन, एशियाई माइनर। आगे समझ में, जो भी चीज हो उसको कोशिश करो भी वो मैप में कहां पर है, एक बार उसको देखने की, फिर याद रह जाएगा। अब जैसे ही आपको आपके सामने एक नाम आए एशियाई माइनर, आप समझ जाओगे वो जगह कहां पे है, इस जगह पे। वो न यूरोप में न एशिया, बीच का इलाका दोनों का, ठीक है। अब हमने क्या करें, इसका बंटवारा, पहले इसको हमेशा से क्या बोला जाता, एशियाई माइनर ही कहते थे। कब तक, जब तक देश है उनके नाम प्रॉपर रखे नहीं गए, अफगानिस्तान अलग नहीं बना, इराक अलग नहीं बना, ईरान अलग नहीं बना, तब तक क्या रहा, इसको क्या कहते थे, हमेशा एशियाई माइनर ही बोला जाता था। अब क्या हो गए, देशों के नाम रख दिए गए हैं। तो आ गया समझ में ये, अब कंफ्यूज तो नहीं हो गए भी कहां पे एशियाई माइनर। तो जितने भी अभिलेख मिले हैं, ठीक है, वो सारे कहां पे मिले हैं हमें, एशियाई माइनर में, चाहे वो बोगज खोई है या फिर हत्ती, अनातोलिया जगह का नाम है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अभिलेख का नाम क्या है, हत्ती। इसके अलावा भी दो और हैं, ठीक है, एक कस्सी और एक मितानी, सीरिया और इराक। ये भी कहां पे मिलेगा आपको, ये एरिया भी कहां पे आता है भाई, एशियाई माइनर। अच्छा ये बताओ, सबसे पहले अभिलेख किस राजा ने लिखे थे भाई, भारत में लिखे थे उन्होंने, तो भारत में अशोक के, लेकिन विश्व की बात करें तो आप सुना है कोई नाम, कभी कभी सोचा हो ऐसा, अब अभिलेख का नाम है वो एहोल अभिलेख। आज जाके सर्च करना है भी, विश्व में पहली बार, ठीक है, क्योंकि ये जगह का नाम आ गया, मेरे याद आ गया अभी वो, ठीक है। आपने क्या करना है, देखना है विश्व में पहली बार किस राजा ने अभिलेख बनवाए थे, ठीक है। उसी से क्या लोगों ने आगे परंपरा, उसी के हिसाब से आगे क्या चला, सारी चीजें बाद में, बाकी सारे राजा भी क्या करने लगे, बनाने। अभिलेख क्यों बनाए जाते थे भाई, आने वाले उसके बारे में पढ़ सके, और अपनी सबसे बड़ा कारण क्या था भी, अपनी पहचान के बारे में भी, ये काम मैंने करवाया है, ठीक है। अब अशोक ने क्या किया, अशोक ने बहुत सारे क्या बनवाए, स्तंभ बनवाए, शिलालेख बनवाए, उन पे क्या लिखवाया, बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई जो शिक्षा दीक्षा थी वो सारी लिखवा दी भी, लोग क्या उनको पढ़ सके, अपनी उपलब्धियां लिखवाई, ठीक है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इनके बारे में पढ़ेंगे, अभिलेख जो प्रमुख है, जितने भी अभिलेख हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, उन पे क्या लिखा हुआ है, कौन सी भाषा में लिखा हुआ है और किस राजा का है, वो हर जैसे जैसे हम आगे जाएंगे हर राजा के साथ आएंगे ये। और ये भी नहीं है हमें सारे ही पढ़ने हैं उसके, कुछ एक प्रमुख हो गए, हर राजा के एक या दो, अशोक के थोड़े ज्यादा पढ़ने पड़ेंगे, 5-4 है वो, 7 वो जितने भी वो याद करेंगे, बाकी सबके किसी के 1 है, किसी के 2 याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इनसे भी क्या मिला है, ऐसा कहा गया भी कस्सी, मितानी, बोगज खोई और हत्ती अभिलेख में कि जो ये इलाका है यहाँ पे क्या है, आर्य ईरानी लोग रहते होंगे,
ऐसी डिटेल्स इनके बारे में लिखा भी शब्द आए हैं। आर्य शब्द किस कहां पे यूज किया गया है? कस्सी, मितानी, हत्ती और बोगजखोई अभिलेख में। तो इससे ये अंदाजा लगता है कि ये चीज क्या हो सकती है, भी आर्य लोग यहां पे रहते थे। ठीक है, ये क्या हो गया, साहित्यिक इतिहास के द्वारा हमने क्या किया, इसको देख लिया। ठीक है, अब बात करते हैं हम पुरातात्विक साक्ष्य या पुरातात्विक स्रोत। मैंने आपको बताया पुरातात्विक स्रोत कौन से होंगे? कुछ ऐसी चीजें मिलेंगी जिनके बारे में क्या है, जिसके पत्थर पे या बर्तनों पे कुछ ना कुछ लिखा गया होगा। ठीक है, एक मिनट भाई। ठीक है, कहां थे भी हम? साहित्य पुरातात्विक स्रोत पे। ठीक है, सबसे पहले दो चीजें हमने पढ़नी है भी पुरातात्विक स्रोत हम पढ़ेंगे किसके बारे में? वैदिक। ये पूछी नहीं जाएंगी लेकिन आपकी समझ के लिए है ये। ठीक है, ये चीजें एग्जाम में बहुत कम आती हैं या फिर ऐसे एग्जाम में आएंगी जिसका लेवल क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। ये चीजें वहां पे नॉर्मल में नहीं पूछी जाती ऐसी। ठीक है, क्योंकि ये हमारे सिलेबस के हिसाब से क्या थोड़ा सा ये बाहर चला जाता है थोड़ा सिलेबस से भी। ठीक है, हम क्या पढ़ते हैं, केवल आर्य ईरानी या फिर हिंद ईरानी, इनके बारे में थोड़ा बहुत हमें, या इंडो एशिया ईरानी है, इनके बारे में हमें थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो एक जगह है एड्रोनोवा और एक, इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो, स्किप भी कर सकते हो, इसको बस समझ लो एक बार आप। ठीक है, दो जगह है एड्रोनोवा, एक बैक्टीरिया मार्जियाना, ये वाला वही एरिया एशियाई माइनर वाला। कौन सा? एशियाई माइनर वाला। और जैसे हमने एशियाई माइनर का देखा था, जैसे एशियाई माइनर यहां था तो ऊपर वाला इलाका, ठीक है, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये नाम सुने ना आपने देशों के? 5 नाम ये देश ऐसे हैं जो बिल्कुल इकट्ठे हैं, जिनके नाम किस पे पड़े हैं, उनकी वहां की जो लोकल ट्राइब रही हैं उनके ऊपर। उज्बेक है तो उज्बेकिस्तान हो गया, कजाक है तो कजाकिस्तान हो गया, किर्ग है तो किर्गिस्तान हो गया। ठीक है, ऐसे 5 हैं। वो वाला इलाका कौन सा है? एड्रोनोवा। तो इसमें कहा गया है भी जो एड्रोनोवा है वहां पर क्या थे, आर्य ईरानी रहते थे, और जो बैक्टीरिया मार्जियाना है वहां पे हिंद ईरानी लोग रहते थे। और इसी से क्या है, जैसी स्थिति यहां पे पाई गई है वैसी क्या पाई गई है एड्रोनोवा के अंदर, लेकिन कौन से में? शुरुआत वाले हिस्से में। बाद में क्या है, वहां पे ऐसे अवशेष नहीं मिले हैं। तो इनको क्या कहते हैं? आद्य हिंद ईरानी। यहीं से हम जाएंगे आगे किस चीज पे भी, मूल निवासी की बात करेंगे हम भी, जो कौन से जो वैदिक सभ्यता के लोग हैं वे निवासी कहाँ के थे, तो वो उसको थोड़ा समझने के लिए थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, ये क्या है आद्य हिंद ईरानी भी, इनसे भी पहले के लोग। एरिया कौन सा हो गया? एशिया वाला। कौन सा हो गया? एशिया वाला इलाका। भारत कहां रह जाएगा? थोड़ा नीचे की साइड। ठीक है, ये शुरुआत की बात है। ठीक है, अब बात आती है भी जो ये इंडो आर्यन है, इंडो आर्यन मतलब जो ये आर्य ईरानी है, उनको हम क्या कहते हैं? इंडो आर्यन। और इन्हीं को क्या कहा जाता है भी, ये क्या थे? मूल निवासी थे किसके? आर्य समाज के नहीं, आर्य सभ्यता या वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता के मूल निवासी कौन थे? इंडो आर्यन। अब इस पे बहस छिड़ेगी भी ये आए कहां से थे। क्या होगी अब? बहस छिड़ेगी भी मूल निवासी हैं जो वैदिक सभ्यता के लोग, वो कहां के थे? भारत के थे या कहीं बाहर से आए थे? ठीक है, इसमें जो सबसे प्रमुख जो माना जाता है वो माना जाता है कौन सा भाई, जो आर्य सभ्यता के जो वैदिक सभ्यता के जो लोग थे जिनको आर्य कहा जाता था, वो कहां से आए थे? एशियाई माइनर से। मतलब कौन सा इलाका? इस बैक्टीरिया मार्जियाना से जो। ठीक है, आपने ध्यान में क्या रखना है?
अब हम बात करेंगे किसकी, जो आर्य लोग हैं उनके बारे में। आर्य, ठीक है भाई। अब हम देखते हैं, तो अभी क्या चल रहा है आधुनिक भारत में, अभी क्या चल रहा है, एक समाज चल रहा है जिसको क्या बोलते हैं, आर्य समाज। शुरू में जो आर्य शब्द है इसको लिया गया था, इसका मतलब क्या कहा जाता है भी, आर्य कौन लोग हैं, वो लोग जो क्या हैं, श्रेष्ठ हैं। ठीक है, आपसे पूछ रहे आर्य का शब्द मतलब क्या है, तो वो श्रेष्ठ या कुलीन। अब बात आती है भी ये निवासी कहां के थे। अभी मैंने बताया भी, जो सर्व अभी तक भी सहमति, देखो इतिहास के अंदर किसी भी चीज के ऊपर नहीं है, कुछ एक चीज जिन पे सहमति है, लोग क्या है उस पर शोध करते रहते हैं और चीजें नई नई मिलती रहती हैं। ठीक है, जो भी स्कॉलर है मैंने आपको बताया था, वो क्या करते हैं, शोध करते रहते हैं चीजों के ऊपर। तो इसमें क्या है भी, सबसे प्रमुख या एग्जाम की दृष्टि से हम माने तो वो प्रमुख कौन सा है भी, कहां से थे वो, एशियाई माइनर। इसको हम क्या बोल सकते हैं, मध्य एशिया। हाँ, ये मत किसका है, मैक्स मूलर का। किसका है, अच्छा एक ध्यान में रखनी है भाई, ये सारे जो स्कॉलर आएंगे ना स्टार्टिंग वाले, ये सारे क्या रहेंगे, विदेशी रहेंगे। ठीक है, और ये ऐसी बात भी नहीं है भी वैसे इन्होंने हवा में तीर छोड़ दिए, इन्होंने प्रॉपर क्या है इन चीजों पे क्या किया है, स्टडी की है, उसके बाद शोध तैयार करके इन्होंने क्या किया है, एक पूरी रिपोर्ट बना के लोगों को दी है, और उस पर क्या किया, अपने मत का उन्होंने क्या किया है, समर्थन किया है भी इस तरीके से चीजें हो सकती है। इसलिए ये लोग क्या रहे हैं, अभी हमने जो दो जगह पढ़ी वो दोनों किस में आएगी, मध्य एशिया में आएगी। एड्रोनोवा हो चाहे वो दूसरा कौन सा था, बैक्टीरिया मार्जियाना, शब्द आएंगे ऐसे, दो चार बार आप आओगे तो उस पर क्या हो जाए, जबान पे वो आ जाएंगे। ठीक है, तो इन्होंने क्या है, उसी मत के आधार पर इन्होंने कहा भी ये लोग कहां के थे, मध्य एशिया के निवासी से। अब तक ज्यादातर सहमति किस पर है, इसी चीज पर है। ठीक है, अब रही बात भाई, इन्होंने क्या कहा, बाहर से आए हैं, तो ऐसा हो सकता है भी किसी ने, दूसरे देश के व्यक्ति ने ये कह दिया भी आर्य लोग बाहर से आए हैं, तो हमारे वाले भी तो कुछ करेंगे, फिर कुछ तो करेंगे अपनी तरफ से। तो सबसे पहले मत आएगा किसका, नाम सुना होगा, जब हम आधुनिक भारत पढ़ेंगे तब इनकी चर्चा आएगी। ठीक है, कब, लाल बाल और पाल की जब हम चर्चा करेंगे, गरम दल की बात करेंगे तब आएगी। ठीक है, भी कांग्रेस के दो दल होंगे, एक गरम दल व एक नरम दल। उस समय जब गरम दल को हम पढ़ेंगे तब किन का जिक्र आएगा, बाल गंगाधर तिलक का। ठीक है, इन्होंने एक तो इनकी, और दूसरी क्या है, दयानंद सरस्वती। ठीक है, अच्छा आर्य समाज की स्थापना किसने की थी भाई, स्वामी दयानंद सरस्वती। यही है वो जिन्होंने क्या की थी, आर्य समाज की स्थापना। इसीलिए इनके मत भी वैसे उनको क्या रखा जाता है इस चीज के अंदर भी, इन्होंने भी कुछ ना कुछ शोध जरूर किए उन चीजों के ऊपर, इन्होंने पूरा एक समाज ही बना दिया आर्य के नाम से। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा भी, जितने भी लोग हैं ये कौन से, जो वैदिक सभ्यता के लोग हैं, ये कहां से आए हैं,
आर्कटिक वृत्त से आए हैं अभी। कहां से आए हैं? आर्कटिक वृत्त से। ऐसा इन्होंने क्यों कहा? ये मैंने पहले भी कह दिया भी कोई भी अगर व्यक्ति है या वैज्ञानिक है वो अपनी बात सिद्ध करने के लिए कुछ ना कुछ तथ्य पेश करेगा। ऐसे ही सीधा नहीं है वो आके भी स्टेज पे आके बोल देगा भी ये तो क्या है आर्कटिक से थे। दयानंद सरस्वती जैसे कहा भी ये लोग तिब्बत से आए हुए थे। ठीक है, तो ऐसे ही नहीं कहेंगे, ये क्या कहेंगे? तथ्य पेश करेंगे। और इन्होंने क्या तथ्य पेश किया? भी ऋग्वेद के अंदर कई जगह ऐसी चीजों का जिक्र है जहां पे लिखा गया है भी हमारे यहाँ पे 6 महीने के दिन होते हैं और 6 महीने की रात होती है। ऐसी 2-3 जगह हैं, बोला बताया गया है ऋग्वेद के अंदर। तो इन्होंने क्या कहा भी उन लोगों को पता था भी 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात है, तो ऐसे तो है नहीं भी उस वक्त कोई वहां पे जाके आ गया उस। इन्होंने कहा भी वो लोग कहाँ के थे? आर्कटिक वृत्त से थे। वहां से उन्होंने क्या किया? माइग्रेट करके कहां पर आए हैं? वो भारत की तरफ आए हैं। ठीक है, वैदिक सभ्यता। हाँ, अभी देखो भी वैदिक सभ्यता कहां पे रहेगी? भारत के अंदर बात करें तो आप कौन सा इलाका रहेगा? उत्तर में रहेगी, पूर्व में रहेगी, पश्चिम या दक्षिण में? उत्तर दक्षिण तो पूरा हो गया, उत्तर पश्चिम। ठीक है, मध्य भाग है भारत का, वहां पे रहेगी। गंगा का जो क्षेत्र है वहां पे क्या रहेगी? वैदिक सभ्यता बनेगी। यूपी वाला इलाका है। ठीक है, आगे ध्यान में, वो वाला इलाका कहां पे रहेगा? उस इलाके में रहेगी वैदिक सभ्यता। तो इन्होंने कहा वहां से माइग्रेट करके क्या आए हैं? सारे भारत की तरफ आए हैं। इन्होंने क्या तर्क दिया? ऋग्वेद में कुछ जगह ऐसा जिक्र है कि 6 महीने के दिन है और 6 महीने की रात होती है। तो वो केवल कहां पे हो सकता है? आर्कटिक वृत्त पे, और नहीं हो सकता कहीं? अंटार्कटिक पे नहीं होगा भाई, दोनों जगह हो सकता है। लेकिन वहां पे क्या है, अभी तक ऐसी बसावट मिली नहीं है। मिली तो आर्कटिक में भी नहीं है ऐसी कोई बसावट। लेकिन जो साइबेरिया का इलाका है, जो रूस के ऊपर का इलाका है, वो लगता है वहां पे लोग रहते हैं। ठीक है, जगह का नाम सुना आपने? बर्खोयांसक सुना है? बर्खोयांसक रूस में पड़ती है, साइबेरिया का एरिया। उसमें विश्व की सबसे ठंडी जगह है वो कौन सी है? बर्खोयांसक। तो इसलिए इन्होंने कहा भी वहां से क्या हो गए? वो माइग्रेट करके आ गए हो। दूसरा रहा दयानंद सरस्वती ने। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया भी ये लोग कहां से माइग्रेट करके आए होंगे? तिब्बत से माइग्रेट करके आए हैं। और इन्होंने भी ये तर्क दिया ऋग्वेद में जैसी वनस्पति है, जैसे जीव जंतु है, वैसे ही जीव जंतु कहां पाए जाते हैं? तिब्बत का जो क्षेत्र है वहां पे भी वैसे जीव सेम पाए जाते हैं। इन्होंने ये मत दिया। तो मत कोई भी ठुकराया नहीं जाता भाई। इन्होंने भी तथ्य पेश किए अपनी तरफ से, वो हो सकता है सही हो, लेकिन ज्यादातर क्या मानते हैं? मैक्स मुलर का जो सिद्धांत है वो माना जाता है कि भारत के अंदर कहां से आए थे लोग? मध्य एशिया से। इसके अलावा एक और है भाई, डॉक्टर सच्चिदानंद। इन्होंने क्या मत दिया? भी जो लोग थे, कौन? जो आर्य लोग हैं या वैदिक सभ्यता के जो लोग हैं, वो सारे कहीं के कहां के थे? भारत के ही निवासी थे भी। कहां के निवासी थे? भारत के। ये किन्होंने दिया? डॉक्टर सच्चिदानंद ने। और इन्होंने क्या तथ्य दिए भाई? भी ऋग्वेद के अंदर सप्त सिंधु प्रदेश का जिक्र है। किसका जिक्र है? सप्त सिंधु प्रदेश का। सिंधु के साथ अलावा 6 और नदियां, वो पड़ती कहां पे हैं? भारत में। तो जो इलाका इन्होंने लिखा है वो एरिया कहां पे है? भारत के अंदर है। इन्होंने ये मत दिया भी वो लोग कहां के निवासी थे? भारत के ही निवासी थे, जो मूल निवासी है। कौन से? वैदिक सभ्यता के जो लोग हैं वो। ठीक है, तो 4 मत हो गए। कौन कौन से? मैक्स मुलर का हो गया। ठीक है, इन्होंने क्या बताया? भी मध्य एशिया से थे। बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा? आर्कटिक से थे। दयानंद सरस्वती जी ने तिब्बत। और डॉक्टर सच्चिदानंद ने क्या कहा? इन्होंने अपने अपने तथ्य भी पेश किए हैं अभी। ठीक है, अच्छा एक बताओ, इसमें कुछ पूछना हो किसी को?
समझ में आ गया? ऊपर से तो नहीं जा रही। ये थोड़ा हो गया हमें वैदिक सभ्यता की जानकारी, भी अवशेष कहाँ से मिले हैं, किस तरीके से हम पढ़ते हैं। अब शुरुआत करेंगे हम इसके जो पहला भाग है। कौन सा भाग? पहला, ऋग्वैदिक काल। ठीक है, समय क्या रहेगा इसका मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले, 1500 से 1000 BC। ठीक है, जानकारी कहां से मिलती है? लिखा हुआ नहीं बोलना है, मैंने पूछा है जानकारी कहां से मिलती है। थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आपको, ऋग वैदिक काल की पूछ रहे हैं। अभी हम वेदों की पूरे वैदिक सभ्यता की नहीं, केवल ऋग वैदिक काल का जिक्र कर रहे हैं। तो यहां पे जानकारी किससे मिलेगी? इस काल की पूरी जानकारी केवल ऋग्वेद से। किससे मिलेगी? केवल ऋग्वेद से। भी जब ऋग्वेद का जो समय काल था उसके बीच में जैसा समाज रहा, जैसी सामाजिक स्थिति रही, जैसी वहां की अर्थव्यवस्था रही, वो सारी किस में आएगी? ऋग्वैदिक काल में आएगी। ठीक है, अच्छा एक ये बताओ, अभी ऋग्वेद के बारे में अभी बताऊं पूरा, या फिर जैसे हम इसका साहित्य पढ़ेंगे तो साहित्य में चारों वेद, इसके उपनिषद, ठीक है, इसके वेदांग सारे जब हम साथ में लिखेंगे, या तब बताऊं? अभी बता दूं या सारे साथ में लिखेंगे उस वक्त? जब हम सारा पढ़ेंगे साहित्य उसमें भी लिखवा दूं। अगर अभी देखना थोड़ा बहुत बता देता हूं इसके बारे में, हल्का सा भी आपको अंदाजा रहे। ठीक है, ऋग्वेद है वो लिखा कब गया था? 1500 से 1000 के बीच में जो चीजें आई वो सारी इसमें लिखी गई हैं। ठीक है भाई, टोटल कितने सूक्त हैं इसमें? 1028। सूक्त का मतलब क्या होगा? सूक्त का मतलब भी 4-5 ऋचाएं डालकर, ऋचाएं क्या होता है? छोटे दोहे टाइप, उनसे क्या बनेगा? एक पूरा सूक्त बनेगा। ठीक है, टोटल कितने हैं? 1028। मंडल कितने हैं इसमें? कितने मंडल टोटल? 10 मंडल हैं भाई। ठीक है, सूक्तों में क्या मिलेगी आपको? ऋचाएं मिलेगी भी। क्या मिलेगी? और जो इनको ऋचाओं को जो पढ़ते थे उनको हम क्या बोलते हैं, या बोलते थे होत्रु, या कह दे आपसे भी ऋग्वेद की ऋचा जो पढ़ता था उसको क्या कहा जाता था? तो उसको होत्रु कहा जाता था भाई। टोटल मंडल कितने हैं? 10। सबसे 2 से 7 एक साथ लिखे गए हैं। कितने? 2 से 7। 1 और 10 हैं वो क्या लिखे गए? बाद में लिख के इसके अंदर जोड़े गए हैं। ठीक है, बस एक बार इतना ध्यान में रखो इसका। इसके उपवेद है, वेदांग है इसके, वो चीजें हम बाद में। एक बार थोड़ा मोटा मोटा आपको अंदाजा लग गया ऋग्वेद कैसा हो और इसके अंदर क्या चीज हो सकती है। और जानकारी किसकी है? सारी इस वक्त के समाज की। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जो सबसे पहले जिक्र किया गया वो किसका किया गया है? सप्त सिंधु प्रदेश का। भी आपसे पूछ ले भी ऋग्वेद जो काल है इसके अंदर क्या है, किसका जिक्र किया गया है? भी कौन सा एरिया ऋग्वैदिक काल में आएगा? ठीक है, क्या भी कौन सा एरिया ऋग्वैदिक काल में आएगा? तो वो कौन सा है? सप्त सिंधु प्रदेश। छह नदियां ये और एक सिंधु नदी। ठीक है, अब जैसा अभी हम पढ़ रहे हैं वैसे नाम नहीं थे इनके। नाम क्या थे? अलग थे। ये नाम आपने याद रखने हैं सारों के भी। ठीक है, नाम आपने ध्यान में रखना। अब हम इसको क्या कहते हैं? झेलम। वर्तमान नाम क्या है उसका? झेलम। लेकिन वेदों में इसको क्या कहा गया है? वित्सता। ठीक है,
वित्सता का युद्ध, हाइडेस्पिच का युद्ध आएगा आगे जब हम क्या पढ़ेंगे, पोरस और सिकंदर को पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत में, तब भी इसका जिक्र आएगा भाई, झेलम का। ठीक है, ये कुछ पूछना पूछ सकते हो। व्यास को क्या कहेंगे, ये ध्यान में रखना है, ये वर्तमान नाम है और ये ऋग्वेद में जो इनके नाम यूज किए गए हैं वो। चिनाब का अस्किनी, ये क्या है भी, अस्किनी है, आस्किनी नहीं है, क्या है, अस्किनी। ठीक है, रावी का पुरुषणी। सबसे पहले जो युद्ध, जिस युद्ध की जानकारी इतिहास में मिलती है, वो युद्ध कहां लड़ा गया था, रावी नदी के तट पे लड़ा गया था। अब तक विश्व इतिहास, इसमें भारतीय इतिहास में जहां से जानकारी मिली है भी, सबसे पहला युद्ध जो लड़ा गया वो कहां पे लड़ा गया था, पुरुषणी नदी के ऊपर, जिसको अब हम क्या कहते हैं, रावी नदी। सतलुज है, सतलुज को क्या कहते हैं अभी, सतुदरी। क्या कहा जाता है, सतुदरी। ये नाम वैदिक काल के और ये वर्तमान नाम। ठीक है, सरस्वती को दृशदवती और नदी तमा। अच्छा, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो भाई, वह नीचे रख देना, लिखो तो। दो नाम हो गए कौन कौन से, दृशदवती और नदी तमा। दो नाम है किसके, सरस्वती के। सिंधु को सिंधु ही कहा जाता है। ठीक है, अच्छा अब देखो, सिंधु के नाम में भी थोड़ा सा वो है, ये सिंधु ही क्यों कहा जाता है इस नाम को। अब एशिया माइनर के जो लोग हैं वो क्या है को सह पढ़ते हैं भाई। ठीक है, जैसे आजकल हाँ बिश्नोई समाज में क्या है, ऐसा है प्रचलन, कई सारे शब्द क्या बोलते हैं वो, हाँ सह को क्या बोलते हैं वो, है बोलते हैं। तो ये लोग क्या है भी, है को क्या बोलते थे, सह। अब इनको पता था भी, जो ये एरिया है सप्त सिंधु प्रदेश, वहां पे क्या कौन रहता है भाई, हिंदू लोग रहते हैं। ठीक है, इसी आधार पे क्या धीरे धीरे क्या होगा, वो नाम उनका प्रवचन हो गया क्या, हिंदू से सिंधु। भी जिस क्षेत्र में हिंदू रहते हैं वो एरिया क्या हो जाएगा, सिंधु प्रदेश हो जाएगा। नदी का नाम भी ऐसे पड़ जाएगा, सिंधु। ठीक है, अच्छा सिंधु और इसके बारे में एक दो चीजें और वो लिख लो भी, सरस्वती और सिंधु के बारे में। सिंधु का उल्लेख है वो सबसे अधिक बार हुआ है ऋग्वेद में। आपसे पूछ ले भी किस नदी का उल्लेख ऋग्वेद में सबसे अधिक बार हुआ है, तो वो कौन सी नदी है, सर्वाधिक उल्लेख। और सरस्वती ये क्या थी, सबसे पवित्र नदी मानी गई है अभी। ऋग्वेद काल की सबसे पवित्र नदी किसको माना गया है, सरस्वती नदी को। अब हम किसको मानते हैं, गंगा को। और दक्षिण भारत के लोग दक्षिण भारत के लोग किस नदी को पवित्र मानते हैं भाई। एक आपने क्या लिखा, विश्व में पहली बार अभिलेख हैं या शिलालेख किसने बनवाए, उसी में ये चीज लिखो, कल पढ़ के आना है इसको। कुछ फर्क है भी इसमें क्या, इसमें डिफरेंस बताओ, ये मत बताओ भी इसमें की लिख रखा है। ये ध्यान में रखना, इन कीवर्ड पे दो अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं। दक्षिणी गंगा अलग रहेगी, दक्षिण की गंगा अलग रहेगी। तो आपने दोनों ढूंढनी है, दक्षिणी गंगा और दक्षिण की गंगा, और ये भी देखना है साथ में भी क्यों है।
भी दक्षिणी गंगा क्यों कहा जाता है और दक्षिण की गंगा क्यों कहा जाता है। यहां तक आ गया समझ में। भी जो वैदिक आपसे पूछ रहे ऋग वैदिक काल है उसका क्षेत्र कहां तक था, तो जो सप्त सिंधु प्रदेश है वो सारा किसमें आएगा, ऋग वैदिक काल के अंदर। जानकारी कहां से मिलती है, सप्त सिंधु प्रदेश। और बताओ कहां से मिलती है जानकारी, ऋग्वेद से। आज ध्यान नहीं है अभी तेरा, कम ध्यान आज, ठीक है। काल का हमने कर लिया। काल निर्धारण क्या है, काल निर्धारण भी इसका 1500 से 1000 ईसा पूर्व। यहां से कुछ समझ में ना आया हो, पूछना हो कुछ, आगे चलें। राजनीतिक संरचना। अब बात आगे किसकी भाई, इस एरिया में जो वैदिक काल था, कौन सा, ऋग वैदिक काल, उसमें राजनीति कैसी थी भाई, ठीक है। भी समाज के अंदर भी राजा शासन करते थे, कबीले रहते थे, या भी परिवार ही थे बस, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान में रखना है भाई, यहां पे क्या थे प्रमुख, कबीले, बहुत सारे क्या थे, कबीले थे जो क्या करते थे, अलग अलग जगह पे राज करते थे, ठीक है। और जो कबीले थे उनके प्रमुख को क्या कहा जाता था, राजन, ठीक है। भी बहुत सारे कबीले थे, उनको मिलकर उनका जो प्रमुख होता था वो कौन होता था, राजन। अब ये भी ध्यान में रखना आपने, भी जो राजा है वो किन के ऊपर आधारित था भाई, 4 सभाएं थी, सभा, समिति, विदत और गण, ठीक है। इन सारों से मिलकर क्या बनता था, एक कबीला बनता था। और इन्हीं में से क्या है, कुछ लोग क्या करते थे, जो प्रमुख था उसका चुनाव करते थे। इससे क्या पता चला भी इसके अंदर क्या था, भी जो राजा था उसका पद कैसा था, चुना हुआ था या वंशानुगत, देखो हमें ऐसे कहीं पे मिला नहीं है भी राजा चुना जाता था। मोस्टली क्या होते थे, वंशानुगत ही राजा बनते थे भी, ठीक है। और राजा भी नहीं, क्या शब्द यूज किया जाएगा, राजन, ठीक है। इसके अलावा जो मुखिया होता था, ठीक है, कबीलों का। अच्छा, अब ये जैसे ये कबीला है तो कबीले का मुखिया राजन भी था, और कुछ कबीलों के मुखिया क्या कहा जाता, गोपा कहा जाता था। क्या कहा जाता था, गोपा। और जो भी प्रमुख था उसकी पत्नी को क्या कहते थे, महिषी, ठीक है। ध्यान में रखना है, राजन भी और गोपा भी। अब 4 संस्थाएं होगी। सबसे पहले हम बात करते हैं सभा की। किसकी, सभा की। सभा क्या थी, ऐसी एक सभा जिसके अंदर क्या था, केवल कुलीन लोग आते थे। जो प्रमुख लोग हैं वो जिस चीज के अंदर आते थे वो क्या कहलाती थी, सभा। समिति क्या होती थी, आम साधारण लोग भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते थे। भी अगर कोई साधारण आदमी है वो भी क्या कर सकता है, इसके अंदर भाग ले सकता है। वो चीज क्या थी, समिति। विधत क्या थी, भी कुछ जनजातियां भी थी वहां पे ऐसी, ठीक है, कुछ जनजातियां थी, उनके लिए भी एक क्या थी, अलग क्या थी, बैठक का तरीका था, उसको क्या कहते थे, विधत। और गण क्या होगा, गण कबीले को ही क्या कहा जाएगा, गण। जैसे गणतंत्र बोलते हैं आप, जैसे महाजन पद पढ़ेंगे तो उसमें आएंगे 2-3 गणतंत्र का जिक्र आएगा। उस वक्त राजतंत्र भी था महाजन पद काल में और गणतंत्र भी था। तो कबील गण क्या होंगे, कबीले ही, उनको क्या कहा जाएगा, गण, ठीक है। सभा क्या थी, कुलीन या श्रेष्ठ लोगों की सभा, समिति, हाँ, इसमें आम लोग भी क्या कर सकते हैं, भाग ले सकते थे। विदत जनजातीय समूहों के लिए, और गण क्या था, कबीले को क्या कहा जाता था, गण। मुखिया, ठीक है। महिषी क्या होगी, जो मुखिया होगी इसकी पत्नी को क्या कहा जाता था, महिषी। नेक्स्ट है भी शासन किस तरीके से चलाया जाता था। शासन चलाने के लिए कौन कौन सी इकाइयां थी, तो सबसे पहले सबसे प्रमुख कौन रहेगा भी,
पुरोहित। उस वक्त भी प्रमुख थे और अब भी क्या है, प्रमुख श्रेणी में आते हैं पुरोहित। और ऋग्वेद काल की हम बात करेंगे तो दो ऋषि हैं वो बहुत फेमस थे भी उस वक्त, वशिष्ठ और विश्वामित्र। ठीक है, ऋषि वशिष्ठ और ऋषि विश्वामित्र, दो पुरोहित बहुत फेमस थे जिनका जिक्र कहां पे आया है, ऋग्वेदिक काल में। अब कहा जाता है भी वशिष्ठ ऋषि कैसे थे, रूढ़िवादी विचारधारा के, और विश्वामित्र कौन से, उदारवादी। ठीक है, वशिष्ठ ऋषि किस विचारधारा के, रूढ़िवादी, और विश्वामित्र उदारवादी के। रूढ़िवादी क्या होता है, हाँ, जो पुराने समय से जो धारणाएं चल रही है उसी पे क्या चलते रहना, उसको क्या कहेंगे अपन, रूढ़िवादी। और उदारवादी यथार्थवादी था वो। उदार कौन होता है, वो तो बहुत उदार और दयालु है, इसका मतलब क्या हुआ, वो किसी को देख के क्या अपने विचार बदल सकता है। ठीक है, तो इसका इनका क्या मतलब था भी, ये तो क्या कहते थे भी आर्य है तो आर्य है, कोई दूसरा आर्य नहीं बन सकता। तो विश्वामित्र ने क्या कहा भी अगर किसी को मौका दिया जाए तो वो आर्य बन सकता है। आर्य का मतलब क्या था भी श्रेष्ठ, कोई जाति वगैरह नहीं, क्या था भी श्रेष्ठ, वो भी क्या बन सकता है, श्रेष्ठ बन सकता है। तो इसलिए इन्होंने क्या किया था, एक चीज की रचना की थी भाई, किसकी, गायत्री मंत्र की। और इन्होंने कहा था भी अगर कोई गायत्री मंत्र का सही उच्चारण करके उसके जो पालन करके क्या बन सकता है, वो आर्य बन सकता है। ऐसी अवधारणा किसकी थी, विश्वामित्र जी की। ठीक है, और गायत्री मंत्र कहां पे है, ऋग्वेद के अंदर। कहां पे है, ऋग्वेद में। कौन से मंडल में है, कौन से मंडल में है, तीसरे मंडल में है भाई। रचना किसने की, किसने की रचना भाई, विश्वामित्र जी ने। ठीक है, तो पुरोहित हो गए प्रमुख। तो काम क्या था इनका, क्या काम होता है पुरोहित का, यज्ञ वगैरह करवाना। और चलो और बताओ, इस वक्त क्या था, पुरोहित का काम क्या था भी, एक तो यज्ञ करवाना, दूसरा राजा का प्रेरित करते रहना, राजा को भी आप युद्ध करो, आप क्या हो, युद्ध को विजयी करो, बड़े साम्राज्य मिलेंगे आपको। हाँ ठीक है, वो भी देखो हो सकता है ऐसा। ठीक है, बस ये ध्यान में रखना भी इनका काम क्या था, यज्ञ करवाना और राजा को प्रेरित करते रहना। ठीक है, और राजा का क्या काम था भाई, जो इस वक्त जो राजा थे उनका काम क्या था, युद्ध वगैरह बहुत कम होते थे, तो बस ध्यान में क्या था भाई, जो कबीला है उसकी रक्षा करना, और कबीले के अंदर जो भी चीजें चल रही है उसका सही से क्या करना, संचालन करना। यही काम थे राजा के। और विश्वामित्र और वशिष्ठ के क्या काम थे, पुरोहित जो थे उनके यज्ञ करवाना और राजा को प्रेरित करते रहना, आगे से आगे कुछ और चीजें जोड़ने के लिए। अच्छा, न्यायिक प्रक्रिया थी कि नहीं थी, पढ़ा है भाई। अच्छा पहले बताओ न्यायिक प्रक्रिया होती क्या है, न्याय क्या होता है, जजमेंट, निर्णय होता है। न्यायिक प्रक्रिया का मतलब क्या है भी, अगर उस समाज में कुछ गलत हो रहा हो तो उसको दंडित करने के लिए कोई प्रक्रिया चल रही थी कि नहीं चल रही थी। ठीक है, वो क्या होगी, न्यायिक प्रक्रिया। ऐसी कोई अवधारणा ऋग्वेद में नहीं मिली है भाई भी न्यायिक प्रक्रिया के लिए। ऐसा क्यों कहा गया भी, हर चीज के लिए कोई ना कोई नाम लिखा हुआ है, न्यायिक प्रक्रिया से जुड़ा हुआ कोई नाम ऋग्वेद में लिखा नहीं है, या किसी अधिकारी का जिक्र नहीं है जिसके बारे में ऐसा लिख रखा हो भी ये क्या हो, ये न्यायिक प्रक्रिया का प्रमुख था। ठीक है, सेनानी, सेना प्रमुख। ठीक है,
जो सेना प्रमुख मतलब, अच्छा अब ये देखो ये क्या है, सेना प्रमुख, तो फिर सेना होगी भाई, ऋग्वैदिक काल में सेना होगी, सेना नहीं थी भाई, सेना नहीं थी का मतलब क्या है भी, प्रॉपर सेना नहीं बनाई गई थी भी, एक तरीके से अलग, जैसे हम चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ेंगे तो उनके पास बहुत बड़ी सेना थी, इस तरीके से किसमें, ऋग्वैदिक काल में किसी भी राजा के पास अपनी सेना नहीं थी। जैसे ही जरूरत पड़ती वो क्या करते, जो कबीले थे उनमें से क्या करते, लोगों का चुनाव करते और एक सेना बना लेते, और उस पूरे को क्या करता, जो प्रमुख होता वो क्या करता, जो सेनानी उनको गाइड करता। सेनानी का क्या काम होता है, सेनापति का, जो पूरी सेना उसका संचालन करना, ठीक है। वर्जपति जो चारागाह थे, क्या थे, चारागाह पता है क्या होती है, हाँ वो जगह जहां पे पशुओं को चराया जाता, वो चारागाह, उसका प्रमुख कौन था भी, उसकी देखरेख कौन करता था, वज्रपति। अब चारागाह प्रमुख क्यों थी भाई, क्योंकि उस वक्त क्या था भी, गायों को बहुत प्रमुख माना जाता था, समाज में बहुत ऊंचे दर्जे पे रखा जाता था गाय को। किस काल में, ऋग्वैदिक काल में। संपत्ति का अनुमान भी किससे लगाया जाता था, गाय से, जिसके पास जितनी ज्यादा गाय वो उतना ज्यादा अमीर, ठीक है। संपत्ति का एक ये मापतोल था भी, जिसके पास गायों की संख्या ज्यादा होगी तो वो क्या हुआ, उतना ही ज्यादा अमीर होगा भी, ठीक है। कुल्पा, ठीक है, कुल का जो प्रमुख होता था वो कुलपा। कुल कौन होता है अभी, अभी आप बात करें तो, हाँ भी एक परिवार, परिवार कैसा, ये नहीं भी मैं हूं जैसे, ठीक है, तो मेरे पापा और मेरे दादा, ऐसा नहीं भी, मेरी पूरी वंशवेल जहां से शुरू हुआ था और अब तक जितने सारे लोगों वो क्या आएंगे, मेरे कुल में आएंगे, ठीक है। तो वो क्या होगा, उनका प्रमुख कुलपा। अच्छा कबीला था, उसका प्रमुख कौन था अभी, अभी हमने क्या थोड़ी देर पहले, गोपा या राजा, ठीक है। कबीला था, उसका प्रमुख राजा। अब ये इकाइयां हैं कबीले की, क्या है, कबीले की इकाइयां, ठीक है। ग्राम था या ग्रामीणी, उसका प्रमुख, ग्राम का प्रमुख कौन होगा, ग्रामीणी। विष का प्रमुख विषपति। अच्छा अब ये भी ध्यान में रखना है, गांव है, कुछ ज्यादातर गांव जैसे 5-6 गांव मिल गए वो क्या बन गए, विष बन गए, 6-7 विष मिलके क्या बन गया, एक जन बन गया, ठीक है। ऐसे जैसे अब बात करते हैं हम, गांव है, फिर ब्लॉक आता है, फिर क्या आती है डिस्ट्रिक्ट, फिर स्टेट। तो ये एक प्रशासनिक तरीका था इनका भी इस तरीके से चीजें करते थे ये लोग, ठीक है। तो जन का प्रमुख है राजन, विष का प्रमुख विषपति, ग्राम का प्रमुख क्या होगा, ग्रामीण। न्यायिक प्रक्रिया थी, नहीं थी, क्यों नहीं थी, ऐसा कोई शब्द मिला नहीं है भी जिसने क्या किया हो, ऐसा कोई अधिकारी का नाम जो जिसके बारे में ये लिखा हो भी ये न्यायिक प्रक्रिया से जुड़ा हुआ था। ये देखो सैन्य संरचना क्या है, स्थायी नहीं थी भी, क्या थी, स्थायी नहीं थी भी, एक प्रॉपर तरीके से सेना को नहीं रखा जाता था, ठीक है। अब बात आती है किसकी, एक युद्ध का जिक्र आएगा भी ऋग्वेद के अंदर, जो एकमात्र युद्ध है जिसके बारे में जिक्र आता है ऋग्वेद काल के अंदर, वो कौन सा है, 10 राज्य युद्ध। ये हो सकता है 10 राज भी मिल जाए आपको भाई, क्या मिल जाए, 10 राज भी मिल जाए, 10 राज्य और 10 राज। किस नदी के किनारे लड़ा गया था, पुरुषनी नदी के किनारे, वर्तमान नाम रावी, ठीक है। ये युद्ध क्यों हुआ था भाई,
मैंने आपको दो पुरोहित बताए, क्या नाम थे उनके? ऋषि वशिष्ठ और ऋषि विश्वामित्र। ठीक है। अब जो कुल थे, सॉरी कबीले थे, उनमें क्या थे? भरत और एक था त्रिस्तु कबीला। ये प्रमुख थे उस वक्त भाई कबीले। ठीक है। तो भरत जो कबीला है इसका राजा था सुदास। कौन था भाई? सुदास। और भरत ध्यान में रखना है, व्यक्ति का नाम नहीं है, भरत क्या है? वंश का नाम है। ठीक है। तो सुदास किस वंश से होंगे? भरत वंश से या भरत कबीले से। इनके पहले जो ऋषि थे वो कौन से थे? विश्वामित्र। कौन थे? विश्वामित्र। लेकिन इन्होंने क्या किया? विश्वामित्र को हटाकर किसको अपना प्रमुख बना लिया? ऋषि वशिष्ठ को। ये क्या रहा? प्रमुख कारण रहा किसका? 10 राजा युद्ध हुआ था, 10 राज्य युद्ध हुआ था, उसका जो प्रमुख कारण आपसे पूछ ले तो क्या था? पद से हटाना। अब पावर किसके पास थी भाई? विश्वामित्र जी के पास। और जैसे वशिष्ठ जी आए तो क्या होगी? पावर छीन गई। तो पावर छीनेगी, बहुत बड़ा पद है, तो ईगो तो हर्ट होगा भाई। तो इन्होंने क्या किया? कबीलों को जोड़ना शुरू कर दिया। तो इन्होंने कितने कबीले इकट्ठे किए? 10 कबीले इकट्ठे किए भी। कितने? 10। जिसमें क्या थे? 5 तो आर्य कबीले थे और 5 क्या थे? गैर आर्य। ठीक है। टोटल कितने हो गए? 10। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? 10 राज्य युद्ध या 10 राज, मतलब क्या? अभी 10 राजाओं का युद्ध। ये हो गया। इनके साथ कौन है? ऋषि विश्वामित्र। और सुदास जी के साथ कौन है? ऋषि वशिष्ठ। किस नदी के किनारे होगा? पुरुषणी। ठीक है। जीत किसकी होगी? संख्या मायने नहीं रखते भाई। जीत किसकी होती है? सुदास की जीत होती है भाई। ऋषि वशिष्ठ है, उनकी जीत हो जाती है। और इनका क्या हो जाता है? जितने भी कबीले थे उन पे क्या हो जाता है? कब्जा हो जाएगा अभी। ठीक है। अब दो चीजें आएगी आपके सामने जब हम पढ़ेंगे आगे। एक तो आएगा दास और एक आएगा दस्यु। बाद में ये चीजें क्या हो जाएगी? दास कौन हो जाएंगे? जो शुद्र समाज है वो क्या हो जाएगा? दास में आ जाएगा अभी। लेकिन इससे पहले क्या है? दास कौन थे? जो वहां के लोकल लोग थे वो क्या थे? दास थे। ठीक है। और कुछ लोग जो बाहर से आए थे उनको क्या कहता था? दस्यु कहा जाता था। ठीक है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे ध्यान से। दस्यु और दास क्यों कहा था? क्योंकि जो ऋग्वेद है इसमें दस्यु हत्या के बारे में, दास के बारे में, महिलाओं को दास बनाने के बारे में बहुत सारी जानकारी है। ठीक है। तो जीत किसकी होती है? सुदास की। और सुदास के साथ क्या है भी? जो आर्य कबीला जो हारा था, कौन सा? पुरु। एक कबीला था, ये क्या था? उन 5 में से एक आर्य कबीला था, पुरु। सुदास और पुरु ने मिलकर क्या बनाया? कुरु कबीला बनाया। और कुरु ने क्या किया? अभी एक जगह आएगी गांधार की साइड, पांचाल। जब हम पढ़ेंगे क्या? महाजनपद, तब हम क्या करेंगे? इनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। इन दोनों ने क्या किया? मिलके क्या किया? फिर भी उत्तर भारत का जो इलाका है उस पर क्या किया? राज किया। इतना बहुत है भी या समाज के बारे में और करवाऊं? बहुत है। ठीक है। थोड़ा बहुत और ये ऋग्वेद के बारे में, उसके बाद उत्तर। अच्छा देखो ये भी है भी, इसके अलावा भी बहुत सारी जानकारियां हैं। ऐसा नहीं भी इतने में सीमित रहेगा ये। ठीक है। लेकिन आपके जो काम की है वो इतना ही है। देखो दो चीजें हैं, पढ़ना और स्मार्ट तरीके से पढ़ना। ठीक है। एक तो हम बुक है वो बुक को पढ़े जा रहे हैं लेकिन वो हमारे काम नहीं आ रही। ठीक है। तरीका ऐसा रखना है भी जो चीजें हम पढ़ रहे हैं वो हमारे काम आ जाए। ठीक है।
सोर्स मैंने आपको बताया जितने कम हो सकता है उतने कम सोर्स रखने पढ़ने के लिए। हो सके तो केवल एक ही किताब पढ़ो, एक ही किताब को बार बार।